ईश्वर की प्रार्थना का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। हम किसी भी शुभ कार्य को जब करते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करते हैं और करना चाहिए। प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु सब में भाव एक ही होता है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। शरीर को, मन को स्वस्थ रखने में योग एक माध्यम हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है और योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। नमस्कार साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से मैं डॉक्टर पीके चौहान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पैरामेडिकल। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वह है समृद्ध जीवन की कुंजी, उत्तम आहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हमारी व्यस्त ज़िंदगी है, भाग वाली जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। सुबह कोई ऑफिस के लिए निकलता है, कोई बिजनेस के लिए निकलता है, कोई और कहीं के लिए निकलता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और इस तरह सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। हमें अपने जीवन में हमें अपने लिए वक्त नहीं होता है। बहुत सारे इसके कारण हैं। हम जब सुबह निकलते हैं तो कई बार सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं करते हैं। आप ये निश्चित रूप से मान लें, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा उत्तम आहार हो, अच्छा भोजन हो, और अच्छे भोजन में क्या हो जानने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से वे ऐसे ही या तो ऑफिस निकल जाते हैं या अपने बिजनेस शॉप पर चले जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस व्यस्त जिंदगी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, लेकिन कैसे? सवाल इस बात का है कि उन्हें स्वस्थ रखना है या रहना है तो कैसे रहना है। सीधी बात है योग और आहार की। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, सामंजस्य है दोनों में ही। लेकिन योग करने के लिए कुछ समय तो चाहिए ही। थोड़ा सा समय योग एक्सरसाइज में हम दें और अपने जो हमारी डाइट है, डेली रूटीन में जो हम अपना भोजन लेते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रहें तो निश्चित रूप से हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं। हमारे साथ योग और आहार से संबंधित हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके साथ में जो विशेषज्ञ हैं उनका हम परिचय करा दें। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की, तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीटा मेहता जी। मैं डॉक्टर वीटा मेहता जी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस स्टूडियो में, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो उपस्थित हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर वीटा मेहता एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं। वे इंटरनेशनल फाउंडेशन नेचुरल हेल्थ एंड योग संस्थान से हैं, एक प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सारे हेल्थ के कार्यक्रमों में भाग लेती रही हैं। हम डॉक्टर वीटा मेहता जी से पहले जानना चाहेंगे योग के साथ साथ जो उनका भोजन है, जो उनका आहार है, उसे वो किस तरह से लें। उत्तम आहार क्या है, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में उन्हें क्या लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले उत्तम आहार की हम बात करते हैं।
क्या होता है उत्तम आहार? उत्तम आहार से अभिप्राय हमारा बैलेंस डाइट से है। बैलेंस डाइट अर्थात संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में हमारे सारे भोजन के जितने भी तत्व हैं उन सबका समावेश होना ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज और जल, इन सब का उचित मात्रा में समावेश ज़रूरी है। जैसे आप बताया डॉक्टर साहब ने कि इतनी भाग दौड़ की व्यस्तता भरी ज़िंदगी है हमारी, उसमें इन सब भोजन के आदतों का और भोजन संबंधी सभी जानकारियों का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हमें मौसम के अनुसार या वातावरण के अनुसार उचित खान पान का ज्ञान ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो उनको बैलेंस डाइट का जो मायने हैं जी, संतुलित आहार जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि बहुत सारे रिच पर्सन हैं, उन रिच पर्सन को वो बादाम लेते हैं, वो सेब लेते हैं, तो उनकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट है। और वैसे जो लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें नहीं लेने में समर्थ हैं, तो वो मतलब बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। मैं इस कन्फ्यूजन को पहले तो दूर करना चाहूँगा। आप बैलेंस डाइट में क्या उससे समझते हैं? यानी उसमें क्या प्रोटीन होनी चाहिए, क्या कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, क्या उसमें विटामिन्स होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो उसमें किन किन सोर्सेज के तहत हम उनको ले सकते हैं? प्लीज़ इस पर हम बताना चाहेंगे आपको कि ज़रूरी नहीं है हर आदमी के पास बहुत सा धन हो तो तभी वो बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कर सकता है। हर आदमी अपनी ज़रूरत और अपने जेब के हिसाब से उत्तम भोजन कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बादाम खाने से या काजू बादाम जो महंगे मेवे हैं उनको खाने से या महंगी सब्जियां खाने से, महंगे फल खाने से, बिना मौसम के हम खाते हैं महंगा आहार, तो वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मौसम के अनुसार हम बादाम की जगह हम मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली जो है सस्ती हमें मिल जाती है। इसके अलावा जो मौसम के अनुसार हम डाइट नहीं लेते हैं, जैसे मौसम में गोभी है, गोभी गर्मियों में बहुत महंगी मिलती है, हम उसका सेवन सर्दियों में मौसम के अनुसार ही करें। वो मौसम में सब्जियां जो हैं सस्ती होती हैं। गर्मियों में जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, आम है, वो चीज़ें हम आहार का सेवन करें, अच्छे से उचित मात्रा में सेवन करें। खरबूजा, तरबूज ये हमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देगा। और इसके अलावा यानी आपका जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि निश्चित रूप से हमें जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, हमारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनको मतलब हम लें, और यदि कोई मौसम से अलग वाली चीज़ है तो उसको हम ना लें, उसको अवॉइड करें, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें ख़ास तौर से। और बैलेंस डाइट में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो है हमारी पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में होनी चाहिए। हालांकि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और हम ये भी निश्चित रूप से बता दें कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो इनका एज ग्रुप 50 से ऊपर है, उनको हल्का भोजन लेना चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं, यंग हैं, वो उससे थोड़ा हैवी भोजन ले सकते हैं। और बच्चों के जो उनका अनुसार जो वो चाहते हैं, उनको हम ये ध्यान रखें कि बिल्कुल सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। और पानी की मात्रा तो किसी भी समय हमें मतलब कम नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने भोजन में पानी उस समय तो लें, लेकिन दिन भर में भी 4-5 लीटर पानी कम से कम हमें पीते रहना चाहिए। सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, हम अब इस बात पे पहले चर्चा करेंगे। सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते में हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भारतीयों को या विदेश में भी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीज़ों की आदत है। चाय कॉफ़ी की जगह अगर हम जूस या फल सब्जियों का उपयोग करें, ताज़े फलों का रस, संतरे, मौसमी, मौसम के अनुसार उसका सेवन करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही उत्तम आहार है। हम सुबह के समय पपीता, सेब और अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मूंग, चना और मोट। इन तीनों को अंकुरित करके आप ले सकते हैं। और इसके अलावा दूध, दलिया,
इसका सेवन आप करिए, और इससे कि हमारा पूरा न्यूट्रिशन जो है, पूरे दिन की जो है न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा ये आपने अभी बात कही अंकुरित आहार लेने की, जी, तो अंकुरित आहार से आपका क्या तात्पर्य है? अंकुरित आहार से मतलब कि जो आपके अंकुरित चना है, अंकुरित मोठ है, अंकुरित मूंग है, ये वाकई बहुत ही प्रोटीन देने वाले और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन में आते हैं, लेकिन क्या ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको भी ये लेना चाहिए, या जो हमारे यंग ग्रुप है उसको लेना चाहिए? किस तरह से लेना चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। क्योंकि सपोज मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा अपना मानना है कि अंकुरित आहार को ज़्यादा यदि वृद्ध लोग लेते हैं तो शायद उन्हें कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कितना उन्हें लेना चाहिए, या अंकुरित में क्या वो ले सकते हैं? क्या जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन काफ़ी सुपाच्य होता है, तो अंकुरित सोयाबीन भी वो ले सकते हैं, या सोयाबीन से संबंधित भी वो कोई चीज़ ले सकते हैं? चना को वृद्ध लोग जो है प्रीफर ना करें, तो प्लीज़ बताइए कि अंकुरित में किस तरह से लेना चाहिए। ऐसा है, अंकुरित आहार जैसे हम लेते हैं, बच्चे और खेल कूद करने वाले, श्रम और विश्राम का बैलेंस ज़रूरी है। इसमें छोटे जो उम्र के बच्चे हैं, 5-6 साल से लेके 15-20 साल के यंग जो है जनरेशन, वो अंकुरित आहार एज इट इज़ ले सकते हैं, उनको स्टीम करने की आवश्यकता नहीं है। अंकुरित आहार में आप थोड़ा सा नींबू और टमाटर वगैरह काट के आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वृद्ध लोगों की जैसे बात कर रहे हैं, वृद्ध लोगों के लिए थोड़ा स्टीम करके उसको लिया जा सकता है, वो भी अपने उम्र के अनुसार ले सकते हैं। उम्र और अपने डायबिटीज़ नहीं है ये भी देखना चाहिए, और किस तरीके का उनको आहार लेना चाहिए, बाकी हम बताएंगे आपको अभी विस्तार में। वृद्ध लोगों के लिए सोयाबीन को स्प्राउट करके वो लिया जा सकता है, सोयाबीन का सूप लिया जा सकता है। वृद्ध लोगों के लिए सोयाबीन का दूध लिया जा सकता है, जो कि बाकी दूध और पनीर जैसे वृद्ध लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके अलावा ये भी लिया जा सकता है। दलिया के बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे दलिया की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक ये आया है कि दलिया काफ़ी सुपाच्य भोजन में आता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस उसको मानते हैं कि काफ़ी न्यूट्रिशियस है, और हमें अपने बच्चों को दलिया और ये जो हमारा यंग ग्रुप है उसको भी बहुत आवश्यक है, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे और सुपाच्य भी वो हो गया और न्यूट्रिशियस भी वो हो गया। तो दलिया किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या हम डाल सकते हैं? क्या नमकीन दलिया लेना चाहिए, या डायबिटीज़ है जिन लोगों को तो उनको किस प्रकार का दलिया लेना चाहिए? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। दलिया एक तरह से संपूर्ण आहार है। दलिया की जैसे ही हम चर्चा करते हैं, दलिया दूध और चीनी लेके बनाया जाता है। दलिया जो है छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक सबके लिए सुपाच्य है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दलिया जो है मीठा भी बनाया जा सकता है और नमकीन भी बनाया जा सकता है। दलिए में अगर मीठे का सेवन सभी लोग कर सकते हैं, जिनको शुगर है या डायबिटीज़ है वो लोग सेवन ना करें। छोटे बच्चे दलिया ले सकते हैं, उसमें शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें चीनी की जगह, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा यंग जनरेशन है वो अपने स्वाद के अनुसार मीठा दलिया भी ले सकते हैं और नमकीन दलिया भी ले सकते हैं। नमकीन दलिया में सभी तरह के मौसम के अनुसार सब्जियां डाल सकते हैं, और इसके अलावा उसमें थोड़ा सा नींबू का सेवन भी कर सकते हैं अपने स्वाद के लिए, और जितनी क्वांटिटी जितना वो लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। डॉक्टर साहब, सुबह के नाश्ते की हम बात कर रहे थे अभी, और जो नाश्ते में हमें क्या लेना चाहिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जो लोग सुबह नाश्ते में, जैसे उनको ऑफिस जल्दी जाना होता है, और कई बार क्या होता है कि भाग दौड़ में जल्दी में कई बार कुछ नहीं बन पाया है, तो हमने कुछ टोस्ट ले लिए, हमने कुछ पिज़्ज़ा बर्गर टाइप की चीज़ सुबह ही ले ली। कई बार हम जो मॉर्निंग में ही समोसे से शुरू हो जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफ़ी का दौर चलता है। कई बार सुबह नाश्ते से पहले ही लोग सुबह चाय लेना बहुत पसंद करते हैं, जैसे सुनने में आता है। तो हाँ, बेड टी उसको कहते हैं कि सुबह उठते ही उन्हें बेड टी चाहिए। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप बताइए, चाय
कितना मतलब ठीक है सोया बैटी जिसे कहते हैं हम लेना, और कोल्ड ड्रिंक और इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे शिक्षार्थियों को बताइए। जी, हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं उस समय हम चाय, जो सुबह की चाय है जिसको हम बेड टी कहते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। बेड टी की जगह हम गर्म गुनगुना पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी और इन चीज़ों को अपने जीवन से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चाय कॉफ़ी की जगह हम नींबू पानी और आंवला वाटर, आंवले का पानी वो ले सकते हैं। आंवले के पानी में आप शहद डाल दीजिए, शहद डाल के ले सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप जैसे ही नाश्ता करते हैं, नाश्ते में आप अंकुरित आहार, दलिया, फलों में आप पपीता, सेब, जूसेस सबका सेवन कर सकते हैं। और जैसे समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों का चलन आजकल बहुत ही बढ़ गया है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने ये जंक फूड हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं, और मैं ही नहीं मानता बल्कि आप सब लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन कई बार टेस्ट में, कई बार हैबिट में है तो हम उनको ले रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के साथ बात करूंगा दोपहर का जो भोजन हमारा है कैसा होना चाहिए, किस तरह का भोजन होना चाहिए। ख़ास तौर से हम ये मानते हैं कि भोजन में दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, चपाती होनी चाहिए। चपाती होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, और सलाद होना चाहिए, दही होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से यही बात करूंगा कि दोपहर के भोजन में किस तरह का भोजन उनको लेना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए हमारे दोपहर के भोजन में भी उसमें भी पूरे तत्व शामिल होने चाहिए। दोपहर के भोजन में दाल हम ले सकते हैं, धुली हुई दालें ले सकते हैं। इसके अलावा सब्जियां मौसम के अनुसार, शलगम, घिया, टिंडा, तोरी, किसी भी सब्जी का सेवन कर सकते हैं। चावल उचित मात्रा में ले सकते हैं। चपाती, चोकर सहित आटे की चपाती होनी चाहिए। चोकर भी उचित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में फुजला, जिसे कि हम कहते हैं कि वो ज़रूर जाना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है उससे, और कब्ज़ नहीं होती है उससे। इसके अलावा हमें उचित मात्रा में कर्ड, दही लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए। सलाद में भी सब फलों को शामिल कर सकते हैं उसमें। सलाद में हम ले सकते हैं कुकम्बर हो गया, खीरा है, टमाटर है, आजकल मूली है, गाजर है, उसमें नींबू वगैरह डाल के ले सकते हैं। यानी कहने का जो तात्पर्य है, जो सीजन में जो सब्जियां आती हैं, सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं, उन्हीं में से हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, सर्दी और गर्मी के अनुसार, वही ले सकते हैं, मौसम के अनुसार। खास तौर से हम अवॉइड करें उन सभी चीज़ों को जो कि सीजन में अवेलेबल नहीं है और हम फिर भी उनको ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम विवाह शादियों में जाते हैं तो तरबूज, जो दिसंबर के महीने में तरबूज खा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम अवॉइड हमें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, रात के भोजन की बात हम करते हैं अभी इसके बाद में, कि रात के भोजन में भी हमें इसी तरह से कुछ लेना चाहिए, यही हमारा मेन्यू होना चाहिए, या फिर कुछ हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। रात का जो मेन्यू, रात के भोजन में भी हम इसी तरह दिन के भोजन की तरह थोड़ा हल्का भोजन खाना चाहिए। जितना हमें भोजन की भूख हो उससे 25% कम खाना चाहिए। रात का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए, क्योंकि हमने सोना होता है उससे बाद। रात के भोजन में और सोने में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। हम समय से पहले, मतलब शाम को ही भोजन कर लेना चाहिए, 8-9 बजे तक भोजन करके सोना चाहिए। और इसके अलावा भोजन में दाल ले सकते हैं, हल्की दालें, धुली हुई दालें ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, और इसके अलावा चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। चटनी में आप आंवला, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें मिला के एक बहुत ही न्यूट्रिशन चटनी तैयार की जा सकती है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा खाने के बाद और सोने के बीच में अंतर रखना ज़रूरी है। बार बार खाना, बिना भूख के खाना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। उत्तम आहार की यही पहचान है। बहुत ही अच्छा आपने हमारे NIOS के शिक्षार्थियों को ये जानकारी दी। आहार कैसा होना चाहिए, किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए, हमें जो डेली रूटीन में जो हमें भोजन लेना चाहिए वो किस तरह का हमारा भोजन होना चाहिए।
और ख़ास तौर से मैं बात करूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी कि जो जंक फूड हैं उनको ख़ास तौर से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफ़ी हम धीरे धीरे भले ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन चाय हमें थोड़ा थोड़ा करके हम छोड़ सकते हैं। और साथ ही हम जो है जो अपने नींबू पानी है या गुनगुना गर्म पानी है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वो हमें सब लेना चाहिए। और किस सलाद में बहुत सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, वो सलाद लेना चाहिए। और चपाती जो होनी चाहिए वो चोकर की होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।